और मैं इसमें तो जनता की भी गलती मानूंगी कि आपको पता है ये बाहुबली है, चाहे वो बालू माफिया हो, चाहे वो शराब माफिया हो, या फिर और भी जिस तरीके में हो। आपको ऐसा नहीं कि जनता को नहीं पता है, जनता को पता है, लेकिन फिर भी आप उसको वोट करते हैं और फिर बाद में आप शिकायत करते हैं। तो अब तो शिकायत के आप हकदार नहीं हैं, आप नहीं शिकायत कर सकते हैं। आप जो है एक शब्द, ये बिहार के लिए क्या मायने रखता है? बिहार के लिए जनसुराव एक बदलाव, इसका मतलब ही है कि एक बदलाव, जो बिहार की जनता पिछले कई सालों से जो एक बदलाव नहीं हुआ था, असल मायने में जो बदलाव, वही मतलब रखता है जनसुराज। लोग जनस्वराज को क्यों पसंद करेंगे, इसका क्या मुख्य कारण होना चाहिए? जनसुराज को लोग इसलिए पसंद करते हैं कि जनसुराज जातिगत राजनीति से ऊपर उठकर व्यवस्था परिवर्तन की बात करता है, विकास की बात करता है और जनता के जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उन पे बात करता है। जैसे कि उनका एक बयान आया हुआ था कि आधी आबादी जो महिलाएं हैं जन स्वराज राजनीतिक सामाजिक के लिए भागीदारी लेकर के क्या सोच रही हैं और उसमें महिलाएं जन स्वराज को कैसे क्या साथ देंगी? जैसे कि आपको पहले से पता है कि जनसुराज ने ये घोषणा की है कि आगामी 2025 के चुनाव में जनसुराज पार्टी 40 महिला विधायक उम्मीदवार खड़े करेगा। ये कम से कम है, इससे ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन अभी तक जो पार्टी ने एक निर्णय लिया है उसमें 40 महिला उम्मीदवारों को खड़ा करने की बात है। और ये उम्मीदवार खड़ा करने की बात ये नहीं है कि 2 अक्टूबर को लिया गया है। मैं जनसुराज अभियान से पहले दिन से जुड़ी हुई, 2 अक्टूबर 2022 से जुड़ी है, पदयात्रा के पहले दिन से। और पदयात्रा के पहले दिन के बाद से ही जब प्रशांत जी से हमारी बात हुई, उसी समय से उन्होंने ये बात बोली है कि वो बिहार के 48 जिलों में से हर एक जिले से एक नेत्री चाहते हैं जिसको वो खड़ा कर सके। तो ये बात ये 1-2 महीने पहले की बात नहीं है, ये बात पुरानी है, 2 साल से पहले की बात है। वो नेत्री पहले से ही खोज रहे हैं और हमें टास्क ही दिया गया था कि आप हर एक जिले से मुझे नेत्री ला के दीजिए जिसको मैं खड़ा कर सकूँ। और वो सारी बातें, उसका जो एक ऑफिशियल डिक्लेरेशन है वो जाके अब हुआ है, लेकिन बात ये 2 साल पुरानी है जब हम लोगों ने पदयात्रा शुरू की थी। जैसे कि बिहार की एक सबसे बड़ी समस्या है पलायन और बेरोजगारी जी, उसको लेकर के सरकार में आने के बाद क्या निर्णय लिया जाएगा और कैसे इसको रोका जाएगा? पलायन और बेरोजगारी की समस्या अभी की नहीं है, ये पुरानी समस्या है। लेकिन आप खुद ही सोचिए, इस जो इतना महत्वपूर्ण विषय है उस पर कब बात होती रही है बिहार पे? तब बात होती रही है जब कहीं पे महाराष्ट्र में आप देखते हैं, कर्नाटका में या वेस्ट बंगाल में, जब वहाँ पे गए जो बिहारी हमारे भाई हैं जो काम करने गए हैं, उनके साथ कुछ बदतमीजी होती है, उनके साथ बुरा व्यवहार होता है, तो बात होती है जब न्यूज़पेपर की हेडलाइंस में आती है, उसके पास न्यूज़ रूम में डिबेट होता है, उसमें चर्चा होती है जो 5 से 10 दिन से ज़्यादा नहीं टिकती है, उसके बाद सारे लोग चुप हो जाते हैं। फिर दूसरी बात, बिहार के मजदूरों की बेरोजगारी और पलायन की बात कब हुई? जब कोविड के समय हुई, जब बड़ी संख्या में देश के अलग अलग हिस्सों से लोग पैदल चढ़ के हज़ारों किलोमीटर की यात्रा करके वापस अपने घर को वापस लौटने पे मजबूर हो गए, तब बात हुई पलायन की। लेकिन उसके बाद सारी पार्टियां फिर से चुप हो जाती हैं, फिर से महीना 2 महीना बात हुई, फिर से चुप हो गई। लेकिन जब से प्रशांत किशोर जी ने जब से ये अभियान शुरू हुआ है पदयात्रा का, तब से डे 1 से प्रशांत जी यही बात कर रहे हैं और अब जाके दूसरी राजनीतिक पार्टियां भी इसको सीरियसली ले रही हैं कि हाँ, ये एक मुद्दा है और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसमें पलायन क्यों हो रहा है? क्योंकि बेरोजगारी है। और बेरोजगारी क्यों है? क्योंकि यहाँ पे हमारे यहाँ उद्योग धंधे नहीं हैं जिसपे हमारे भाई, हमारे पिता या जो भी लोग बाहर जाते हैं वो काम कर सके। हाँ, और ऐसा नहीं है कि लोग वहाँ पे बहुत लाखों लाख कमाने जा रहे हैं, लाखों लाख भी कमाने जा रहे हैं, पर ज़्यादातर जो जा रहे हैं मजदूर के रूप में जा रहे हैं, वो 10 से 15 हज़ार रुपये के लिए जा रहे हैं। तो उस रकम की व्यवस्था यहाँ पे की जा सकती है। यही बात जनसुराज पार्टी उसके लिए क्या मोटो है, वो कैसे इस चीज़ को दूर कर पाएंगे, उसका क्या
पॉइंट्स वगैरह? उसका मोटो ये है, जबकि सरकार ने इसके पहले की सरकार ने इस पर बहुत गंभीरता से सोचा नहीं है। और प्रशांत जी की बात कहें हम, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि उस तरह के छोटे छोटे रोज़गार की व्यवस्था हम यहाँ कर सकते हैं। हाँ, हम 10 या 15 हज़ार, इवन अगर कोई 15 से 20 हज़ार भी कमा रहा है तो हम 10 से 12 हज़ार की यहाँ व्यवस्था कर सकते हैं। 2-4 हज़ार कम भी आता है तो भी वो भाई वो पलायन रुकेगा और वो अपने परिवार के साथ यहाँ रह सकते हैं। पर वो एक ठोस कदम उठाने की ज़रूरत है, वहाँ हम उसकी बात कर रहे हैं कि अगर हम सरकार में आते हैं तो हमारी प्रायोरिटी रहेगी कि पलायन रोकने के लिए हम इस तरह की हर एक पंचायत में छोटे स्तर पे ही हम ये काम लोगों को रोज़गार दें। और एक सबसे बिहार की गर्म मुद्दा हमेशा गर्म रहती है। हाल फिलहाल में कई जिले में अभी हाल फिलहाल में शराब पीने से मौत भी हुई। इसको लेकर के हम एक चर्चा करना चाहते हैं। शराब बंदी को खत्म करने के लिए क्या कदम उठाएंगे और इससे क्या फ़ायदा बिहार को होने वाला है? जैसे कि आपको पता है कि जन स्वराज पार्टी अगर सरकार में आती है तो सबसे पहला कदम हमारा पहला डिसीजन यही होने वाला है कि शराबबंदी हट जाएगी। और जिस शराबबंदी की आप बता रहे हैं, आप उसको कौन सी शराबबंदी आप बताइए। 2 दिन पहले जो छपरा में हुआ है, 37 लोग मर गए हैं, 7 लोगों की आँख की रोशनी चली गई है, आप इसको शराबबंदी कहते हैं? और नीतीश जी कहते हैं बांका में भी 1 करोड़ की शराब पकड़ाई। हाँ, और शराब ये अभी पकड़े कि हमेशा आपकी न्यूज़ में आता रहता है ये। और नीतीश जी ने जो कहा था कि महिलाओं के लिए उन्होंने शराबबंदी की, बताइए आप कहाँ से महिलाओं का इसमें हो रहा है? 1 लाख से ज़्यादा लोग जेलों में बंद हैं और 8.5 लाख के करीब केसेस चल रहे हैं। आप बताइए इसमें कौन सबसे प्रभावित कौन होती होगी? या तो उसकी पत्नी होगी, बहन होगी, बेटी होगी, यही प्रभावित हो रही होगी ना। घर के मुखिया तो चले गए जेल में, तो जेल में उनको छुड़ाने की, अदालतों के चक्कर लगाने की जिम्मेवारी महिला पे आ गई होगी। तो आप कौन से महिला ये की बात कर रहे हैं, महिला उत्थान की बात कर रहे हैं? और दूसरी बात है कि शराबबंदी, जब असली मायनों में शराबबंदी रह ही नहीं रही है, शराबबंदी है ही नहीं लागू। आप सिर्फ ऐसा नहीं है कि होम डिलीवरी हो रही है, आपकी नकली जहरीली शराब भी बिक रही है। और सबसे खराब बात तो ये है कि आप इसकी जिम्मेवारी नहीं लेते। अगर जहरीली शराब बिक रही है तो जिम्मेवारी सरकार को लेनी चाहिए। प्रशासन की गलती कि वहाँ पे जहरीली शराब कहाँ से आ रही है, इस पे आप इतने इनसेंसिटिव हैं, आप इतने इनह्यूमन हैं कि आप ये कहते हैं कि आपको कोई लेना देना नहीं है। शराब जो पी रहा है जहरीली शराब, इससे राजस्व में क्या प्रभाव पड़ रहा है? और अगर शुरू किया जाएगा तो उससे राजस्व में तो प्रभाव पड़ रहा है। 25,000 करोड़ का राजस्व नुकसान बिहार जैसा गरीब प्रदेश नहीं उठा सकता है। इस बात को समझने की ज़रूरत है। विकास कहाँ से होगा? पैसा हमारे पास रहेगा तब तो। आप इतना बड़ा राजस्व का जो एक पूंजी है, राजस्व का एक स्रोत है, आप उसको बंद करके बैठे हुए हैं सिर्फ वोट के नाम पे। और आपसे एक और सवाल रहेगा कि कहा जाता है कि बिहार में जाति के नाम पर वोट दिया जाता है और हर राजनीतिक दल अपनी अलग अलग वोट बैंक। प्रशांत किशोर जन स्वराज बिहार की राजनीति को अपनी जगह से कैसे अलग कर? मैं इस बात को भी खारिज कर रही हूँ कि बिहार में जाति की राजनीति की जाती है। आप ये बताइए कहाँ राजनीति नहीं की जाती है जाति की? और दूसरी बात है कि राजनीति जो होती है समाज के ये पे होती है, तो समाज में जाति एक इसका अभिन्न अंग है। तो ठीक है, हमारे जो भी उम्मीदवार किसी भी पार्टी के खड़े होते हैं तो बात इसकी भी होती होगी कि जाति के हैं, लेकिन सिर्फ जाति के नाम पे नहीं होती है। और ये कहना कि जो पार्टी का मुखिया है वो किस जाति का है, उसी के आधार पे उस पूरी की पूरी राजनीतिक दल को कह देना, वो भी नहीं है। वो अपने उम्मीदवार खड़ा करता है। जैसे आप नीतीश जी की ही बात करें, जेडीयू के नेता हैं, वो आप मुख्य हैं, वो कुर्मी जाति से, लेकिन कुर्मी जाति की जनसंख्या कितना है बिहार में? वो नहीं है। ठीक है, वो कुर्मी जाति के हैं और वो मुखिया हैं इसे। वही बात लालू जी के साथ भी होती है, वो यादव जाति से हैं और उस पार्टी के मुखिया हैं। हाँ, लेकिन ऐसा तो थोड़ी है कि बिहार की सारी की सारी जातियां ही यादव। फिर भी एक माहौल बना दिया जाता है कि आप इस जात के हैं तो इसे वोट करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। ये एक इस पर क्या राजनीतिक रूप से फ़ायदा उठाने के लिए ये एक मिसकंसेप्शन है। देखिए, जब जातियों ने जाति से हट के भी दूसरे जो दलों को वोट किया है, जो आप एक जाति के लिए पर्टिकुलर किसी पार्टी का नाम अगर लेते हैं तो उस पार्टी से हट के भी दूसरे दल को वोट किया। ये डेटा बता रहे हैं, मेरी अपनी बात नहीं है।
ये डेटा बता रहे, तो इसलिए लेकिन ये कहना जस्ट बिकॉज इससे हम लोग मतलब कि एक तरह का हम लोग गरीब हवा बनाने। प्रदेश हैं और हवा बनाने की बात है कि जाति की जाति, वो वोट यहाँ पे राजनीति ही हो रही है, वोट की ही राजनीति हो रही है। जी। कह देना कि हाँ भाई आप इस पार्टी को आप सपोर्ट करेंगे तो आप इस जाति के, वैसा धरातल पे ये बात नहीं है, इस तरीके से नहीं है। जातियों पे भी वोट होगी, लेकिन सिर्फ जाति के नाम पे वोट नहीं। जी, सभी वर्ग की भागीदारी को लेकर जन स्वराज क्या सोचती है और सभी वर्ग को एक समान अधिकार मिले, इसके लिए जन स्वराज क्या सोचती है? सभी वर्गों की भागीदारी के लिए हमने अलग अलग वर्गों के लिए, जैसे ईबीसी के लिए हमने उम्मीदवारी, कितने उम्मीदवार हमारे होंगे, ओबीसी से कितने होंगे और मुस्लिम समुदाय से कितने होंगे, एवं दलित समुदाय या फिर महिलाओं की तो बात हमने कर ही ली है। इसकी हमने पहले से ही घोषणा की हुई है जन स्वराज पार्टी ने, और वो इसलिए कि ये हमारी जनसंख्या के आधार पे इनकी हम भागीदारी की बात करें, हम जाति के आधार पे भागीदारी की बात नहीं कर रहे हैं। जितनी जनसंख्या जितनी है उनके, उसके आधार पे हम भागीदारी की बात करें, मुस्लिम समुदाय की जितनी जनसंख्या उसके आधार पे हम भागीदारी, या बाकी जितने भी वर्गों की मैंने बात की, ये है मतलब कि जिस तरह की कंडीशन होगा उस पर आपका। हाँ जी, ये संख्या और के आधार आपसे पे एक भागीदारी। और सवाल आता है कि अभी उपचुनाव है, जी जी। उसको लेकर के आपकी पार्टी या आपकी जो कार्यकर्ता हैं कैसे तैयारी कर रहे हैं और क्या तैयारी? उपचुनाव में एक तरारी सीट के लिए हम लोगों ने ऑलरेडी अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है, जो आपको पता ही है। सेकंड लेफ्टिनेंट, रिटायर्ड सेकंड लेफ्टिनेंट श्री कृष्ण सिंह जी, उनको हमने अब उम्मीदवार बनाया गया है। और जहाँ तक कि आप तैयारी की बात कर रहे हैं, हमारी तैयारी तो पूरी है कि चारों सीट पे हम बिल्कुल अपने धमाकेदार उम्मीदवार खड़ा करेंगे। और दूसरी बात है कि लोगों के बीच, अब आप जैसे तरारी का ही एग्जाम्पल लूँ, हमने एक रिटायर्ड देश के लाल, तरारी के लाल को उतारा हुआ है। सामने जो रहे, बाहुबली जो रहे, अब तरारी की जनता को ये निर्णय लेना है कि वो जो सामने आपके जो भी हैं बाहुबली, उनके साथ हैं, या आप देश के लाल हैं जिन्होंने अपनी पूरी की पूरी ज़िंदगी देश के लिए समर्पित किया। आप ये तरारी की जनता को ये निर्णय लेना है। और ये बाकी जो तीनों विधानसभा जहाँ पे उपचुनाव हो रहे हैं, यहाँ भी यही स्थिति रहेगी। और मुझे लगता है कि जनसुराज का अभी इतना प्रभाव है कि लोग इस बात को समझ गए हैं कि नहीं, बाकी जो इसके पहले की जो राजनीति हो रही थी उससे अलग हट के हमें मुद्दों पे बात करनी है और हमें व्यवस्था परिवर्तन करना है। तो हमें उम्मीदवार भी ऐसे चाहिए, उम्मीदवार भी अच्छे मतलब कि चाहिए, चुनाव साफ आने से सुथरे पहले ही अपना रिजल्ट देना। हाँ, वो तो चुनाव आने के पहले ही रिजल्ट, हमारे अनुसार तो हमारे पक्ष में जो है चुनाव का रिजल्ट हमारे पक्ष में है, क्योंकि हम उम्मीदवार साफ सुथरी छवि वाले उतार रहे हैं जो जनता की ही पसंद है। क्योंकि बात है कि हर जगह जो उपचुनाव है या चुनाव का समय आता है तो दागी लोग रहते हैं जी। तो उसको लेकर के आप क्या सोचते हैं? दागी लोग, राजनीतिक पार्टियां दागी लोग उतारती हैं। और मैं इसमें तो जनता की भी गलती मानूंगी कि आपको पता है ये बाहुबली है, चाहे वो बालू माफिया हो, चाहे वो शराब माफिया हो, या फिर और भी जिस तरीके में हो। आपको ऐसा नहीं कि जनता को नहीं पता है, जनता को पता है, लेकिन फिर भी आप उसको वोट करते हैं और फिर बाद में आप शिकायत करते हैं। तो अब तो शिकायत के आप हकदार नहीं हैं, आप नहीं शिकायत कर सकते हैं। आप अगर ऐसे प्रतिनिधि को आप चुन के भेजते हैं तो आप कैसे विकास की आप आशा कैसे रख सकते हैं? नहीं रख सकते हैं आप। तो यहाँ पे तो मैं जनता की ही गलती मानूंगी कि अगर आप गलत लोगों का चुनाव करेंगे तो आपको कभी अच्छा रिजल्ट नहीं। मतलब कि अगर हम कुल मिला के बात करें तो आने वाले समय में जन स्वराज जो है एक स्वच्छ और अच्छी सरकार होने वाली है। जी, स्वच्छ और अच्छी सरकार, और जो हमने अपने वादे जो किए हैं उस पे हम पूरा खरा उतरेंगे। ये मैं जनसुराज की एक और सवाल करना चाह रहे थे कि वादे की अगर जब मैं बात करता हूँ तो लोगों को ऐसा लगता है कि नेता हो या जो भी हैं सरकार में तो हमेशा वादा करके जाते हैं। इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? आपकी बात सही है। इसके पहले की जो राजनीतिक पार्टियों ने इसी में खेला है कि वादे कर गए हैं और वादे पे मुकर। इस पे कैसे विश्वास करेंगे? इसीलिए जब हम लोग आ रहे हैं एक साथ स्वच्छ छवि के साथ, तो ये चीज़ें हमें भी झेलनी पड़ी है। जब हम जाते हैं
ग्राउंड में तो लोग हमसे भी पूछते हैं, आप भी, क्योंकि ये नेताओं ने ये छवि ही बना के रखी है वादे करके मुकरने वालों की। तो हम जाते हैं जब ग्राउंड पे, तो हमें भी इस पे कैसे जनता विश्वास करेंगे? नहीं, तो हम बात करते हैं, हम बैठते हैं। आपको क्या लगता है 1 करोड़ संस्थापक सदस्य अगर जनसुराज की पार्टी बनने के साथ आ गए हैं, तो हमने कहीं ना कहीं से उनको कन्विंस किया है ना। और लोग चूंकि बदलाव चाह रहे हैं, इतने सालों में देख रहे हैं, तो बदलाव चाह रहे हैं। तो जब हम अपनी बात करते हैं कि हम बदलाव लाएंगे, तो हमारी बात पे उनको विश्वास भी जाता है कि बदलाव भी पहले हम हमारे सुनाते ज़रूर हैं कि आप लोग भी ऐसे ही वादा खिलाफी करेंगे, वो कहते ज़रूर हैं, लेकिन जब हम अपनी बात, क्योंकि बदलाव के लिए लोग विकल्प की तलाश में है बिहार की जनता। फिर जब हम अपनी बात रखते हैं, समझाते हैं उन्हें, तो वो उसमें एग्री भी करते हैं कि हाँ, आप जनसुराज ही एक नई पार्टी है जो कि बदलाव ला सकती, एक विकल्प बन सकती। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने हमें अपना मूल्यवान समय दिया। थैंक यू।